प्रिय छात्रों, इसके पहले हम लोगों ने स्थिर विद्युत वाले पार्ट में उसका एक पार्ट पूरा कंप्लीट किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे कंटेंट्स थे उसको हमने पूरे किए, जैसे कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और भी इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट हमने पूरा किया। इस पूरे पार्ट को हम लोग स्थिर विद्युत का एक फर्स्ट पार्ट के रूप में हम इसको मान सकते हैं। जो सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, खासतौर से जो गॉस का प्रमेय है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और गॉस का प्रमेय को स्टार्ट करने के पहले ये कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। पिछली जितनी परीक्षाएं हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में गॉस का प्रमेय या उसका जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन लगभग आता रहता है। तो आज का जो कालखंड है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है आज विशेष रूप से इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गॉस का प्रमेय स्टार्ट करने के पहले कुछ जरूरी चीजें अपन लोगों को समझना होता है। जैसे सबसे जो पहला पार्ट है घन कोण, सॉलिड एंगल। बच्चों, आप लोगों ने कोण के बारे में तो जाना होगा। कोण क्या चीज है? कोण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जैसे कि सिंपल वे में हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, उनके बीच का जो झुकाव है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कोण कह देते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से पिछले क्लासेस में हमने देखा था, घनकोण के बारे में हमने जाना है। जो घनकोण जो होता है ये किसी भी सरफेस के द्वारा किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस है और कोई पॉइंट है, तो उस सरफेस के द्वारा उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं घनकोण। घनकोण का जो सिंबल है उसे हम लोग ओमेगा या डी ओमेगा से दर्शाते हैं। यहाँ जो एंगल तैयार होता है उसी को कहलाता है वहाँ पर घनकोण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक शंकु है और उसका ये सरफेस है, और इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे घनकोण। घनकोण किस तरह का दिखाई देना चाहिए आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना? तो शंकु का जो बेस है, उस बेस के द्वारा उसके शीर्ष पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। निश्चित रूप से यदि हम इस सरफेस को क्या करते जाए, बढ़ाते जाए, तो घनकोण की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। घनकोण का जो फार्मूला है आप स्पेशली याद रखेंगे, 11वीं क्लास में हमने देखा था। घनकोण इज इक्वल टू, जैसे कोण बराबर क्या होता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अपन लोग घनकोण के बारे में भी क्या जान सकते हैं? घनकोण इज इक्वल टू ds अपॉन r का स्क्वायर। क्या है ds? ds है इस सतह का क्षेत्रफल। ds क्या है? जो सरफेस है जो कि बिंदु P पर एंगल तैयार कर रहा है, सॉलिड एंगल तैयार कर रहा है, उसका एरिया, सरफेस एरिया, और r है डिस्टेंस, तो सरफेस एरिया का इस पॉइंट O से डिस्टेंस। तो घनकोण इज इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है। सपोज कि अब यदि हम इस सरफेस एरिया को किसी एंगल से घुमा दें, कुछ इस तरह से, उससे हम थीटा एंगल से घुमा दें, इस तरह से, यहां जो एंगल बनेगा, सपोज कि कितना एंगल बन रहा है, सपोज कि ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो घनकोण की जो वैल्यू होगी पहले की तुलना में कम हो जाती है। इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा घनकोण की वैल्यू निकालने के लिए? इस परिस्थिति में घनकोण, सपोज कि जो घनकोण है डी ओमेगा डैश से हम लोग इसे दर्शाएं, तो डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नया सरफेस एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा एंगल के डायरेक्शन में उसका पहले तो हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे और फिर हम उसमें आर स्क्वायर का भाग देंगे। तो इस तरह से नवीन परिस्थिति में जो घनकोण है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो जो दो परिस्थितियां आप लोग देख रहे हैं, ये दो परिस्थितियां कौन कौन सी परिस्थिति बनी? ये जो एरिया है जिस पॉइंट पर
इस एरिया को हमने माना है ds को, तो उस जो एरिया है उस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। अब जब एरिया वेक्टर है तो उसका अपना मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, लेकिन उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट O से इस पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यदि मान लीजिए इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन भी यही है, ds केप का डायरेक्शन भी यही है, इस परिस्थिति में हम लोग जो है घनकोण की वैल्यू कितना लिखेंगे, ds/r का स्क्वायर। और यदि हम क्या करें, सरफेस एरिया को ही थीटा एंगल से घुमा दें, सरफेस एरिया को थीटा एंगल से घुमा देंगे तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल है यानी कि ds डैश कैप वो भी कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। उस परिस्थिति में जो एरिया का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, ds cos θ/r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है घनकोण की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक जो जरूरी बात है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। सपोज कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर जो बनाया गया घनकोण है, अंतरित घनकोण है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई के बराबर होती है। क्या याद रखेंगे, स्पेशली बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर जो घनकोण की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई के बराबर। एक स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गई घनकोण की बात। तो घनकोण कैसे निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया अपॉन r का स्क्वायर। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है विद्युत फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, इसके बारे में भी हमको स्पेशली जानना होगा। विद्युत फ्लक्स इसको हम लोग कहेंगे विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या। इसके पहले की पीरियड में हम लोगों ने विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या के बारे में जाना, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। यहां पर हम लोग विद्युतीय बल रेखा को विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहेंगे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में कहेंगे। यदि ये जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं ये कैसी हो, यदि मान लीजिए ये सतह के लंबवत हो, तो उस परिस्थिति में जो विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम लोग क्या नाम से पुकार सकते हैं, विद्युतीय फ्लक्स के नाम से पुकार सकते हैं। तो विद्युतीय फ्लक्स की क्या परिभाषा हुई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह क्षेत्रफल के अभिलंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युतीय फ्लक्स कहलाती है। और उसको सिंबॉलिक वे में हम लोग किस रूप में दर्शाते हैं, उसे सिंबॉलिक वे में हम लोग फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स को भी हम लोग कभी पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं तो कभी नेगेटिव फ्लक्स के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स कब कहेंगे, जब विद्युतीय बल रेखाएं कैसी निकलेंगी, जब विद्युतीय बल रेखाएं किसी सतह के बाहर निकलती हैं। जब विद्युतीय बल रेखाएं किसी सतह के बाहर निकलती हैं तो उस परिस्थिति में उस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और जब विद्युतीय बल रेखाएं किसी सतह में प्रवेश करती हैं तो उस परिस्थिति में विद्युतीय फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स की गणना। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है विद्युत फ्लक्स की गणना, क्योंकि ये सबसे आज का जो हमारा कंटेंट है उसका एक बेसिक पार्ट है। आपको फ्लक्स की गणना करना आना ही चाहिए। यदि आपको फ्लक्स की गणना करना नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्युत फ्लक्स की गणना हम किस प्रकार से करें ये आपको बेसिकली आपको समझना होगा। तो वेरी सिंपल, जैसे कि हम मान लीजिए कोई सरफेस है, एक सरफेस हम ले लें, ये एक सरफेस है, एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर है तो उसका अपना मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसका अपना डायरेक्शन भी होना चाहिए। ध्यान रखें, मान लीजिए कोई एरिया वेक्टर है तो उसका अपना मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा,
बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे कि कमरा आप देख रहे हैं, कमरा है तो उसकी अपना सरफेस है, सरफेस उसका क्या हो जाएगा, उसका अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उस फर्श पर आप क्या गड़ा दो, एक खंबा गड़ा दो, वर्टिकली आप क्या गड़ा दो, एक खंबा गड़ा दो। तो ये खंबा आप देख रहे हैं, इस खंबे को हम लोग कहेंगे उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो ओके, तो यहां पर भी एक सदिश, एरिया सदिश है, क्षेत्र सदिश है, और ये उसका अपना डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हम लोग डी एस्केप से भी दर्शा सकते हैं, और ये जो डी एस्केप है पैरेलल है किसके, विद्युत क्षेत्र ई के। तो इस स्थिति में आप फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, मैं आपको बिल्कुल छोटी क्लासेस में आपको ले जाता हूं, वहां पर एक जो हम लोग कुछ ऐसे छोटे छोटे गणित पढ़ा करते थे, उस गणित को याद दिलाता हूं आप लोगों को। जैसे हम कहते हैं कि यदि मान लीजिए कोई प्रश्न है तीसरी क्लास का, कि मान लीजिए एक 5 रुपए में हमें दुकानदार जो है 15 पेंसिलें देता है, तो हमें 3 रुपए में कितनी पेंसिलें मिलेगी। बोलो क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 5 रुपए में पेंसिलों की संख्या कितनी, 15। तो पहले हम लोग क्या करते थे, 1 रुपए में कितनी पेंसिलें मिलती हैं, वो हमने निकाला, कितना आया 15/5। फिर इसलिए जो है हम लोग 3 रुपए में कितनी पेंसिलें मिल रही थी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 15/5 × 3। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर भी लागू करेंगे। तो अब आप आइए अपने जो बेसिक पार्ट पर, यहां पर भी आपको क्या करना होगा, आपको जो है हमें निकालना है इस डीएस सतह क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब डीएस सतह क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालने के पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके एकांक सतह क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ध्यान रखें, एकांक सतह क्षेत्रफल के अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व। एकांक सतह क्षेत्रफल के अभिलंबवत फ्लक्स को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, विद्युत फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स ये जो ई है, ये जो ई दिखा रहा है हम लोग, जिसको कि हमने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम दिया। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये किस बात को प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा इस एकांक सतह क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। जब एकांक सतह क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तीव्रता के बराबर का फ्लक्स गुजर रहा है, इट मींस ई फ्लक्स गुजर रहा है, तो डीएस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ई इंटू डीएस। और यही जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं डी फाई, यानी कि सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स। अब मान लो एक सेकंड केस ले लें, ये तो केस पहला हुआ। दूसरी परिस्थिति में हम लोग देख सकते हैं, अब मान लो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है, लेकिन हमने क्या किया, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने थीटा एंगल से घुमा दिया। निश्चित रूप से पहले जो डायरेक्शन था, इस परिस्थिति में ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी, डायरेक्शन को हमको इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन मान लेना है। लेकिन अब हमने क्या किया, इस सतह क्षेत्रफल को डीएस एंगल से हमने घुमा दिया। जब सतह क्षेत्रफल को हम डीएस एंगल से घुमा देंगे, तो उसका जो नॉर्मल है वह भी कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। थीटा एंगल से हमने किसे घुमाया, तो इसका जो अभिलंब है वह क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपका जो पहला काम है, इस परिस्थिति में आप लोग डी फाई कैसे निकालेंगे। इस परिस्थिति में हमको डी फाई निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो डीएस एरिया है उसका हमें थीटा डायरेक्शन में, इसका हमें ये जो डीएस एरिया का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, हमें क्या करना होगा, उसका थीटा डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना होगा। तो डीएस का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा। और एकांक सतह क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ई फ्लक्स गुजर रहा है, तो डीएस सतह क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा फ्लक्स गुजरेगा। निश्चित रूप से ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये है डीएस का फार्मूला। इस परिस्थिति में यानी कि जब सतह क्षेत्रफल पर अभिलंब कैसा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से थीटा कोण पर हो। आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपने जाना है,
हम इसे वेक्टर रूप में और कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे वेक्टर रूप में E डॉट ds के रूप में आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये है किसी सूक्ष्म सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स। तो बार बार हम आपसे पूछा करेंगे किसी भी सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपका एक ही बड़ी तीव्रता से आपको जवाब देना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E डॉट ds। E डॉट ds फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। ओके, अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होना चाहिए। वेरी सिंपल, आप चाहें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं, फाई का मात्रक निकाल सकते हैं। E की यूनिट क्या है, E की यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम। तो E की यूनिट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे हम लोग न्यूटन प्रति कूलम। और ds एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो फाई की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से हम फाई के मात्रक को भी हमने जाना। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आज हमारा जो बेसिक पार्ट है वो है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय और उसके एप्लीकेशंस। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं, और घनकोण के बारे में भी हमने जाना। घनकोण की वैल्यू होती है किसी भी बंद सतह के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी भी पॉइंट पर घनकोण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई के बराबर होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय है क्या। इसके पहले के अध्यायों में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर हम लोग रख देते हैं तो वहां से बल रेखाएं निकलने लगती हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज को हम क्या कर दें, किसी भी सरफेस के अंदर ला करके रख दें, तो आपको क्या देखना होगा, उस बंद सतह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या। अब बार बार हम विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या ना कह करके अब हम किस नाम से उसे संबोधित करेंगे, विद्युत फ्लक्स के नाम से संबोधित करेंगे। तो किसी भी बंद सतह के द्वारा कितना अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स है उसकी गणना हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, गॉस के प्रमेय के माध्यम से करते हैं। तो गॉस का जो प्रमेय है कौन सा रिलेशन देता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंडक्शन यानी कि कुल अभिलंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या का रिलेशन देता है किससे, उस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश, कुल आवेश। तो चलिए गॉस का प्रमेय है क्या। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद सतह से संबद्ध अभिलंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, अभिलंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। सपोज कि कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु आवेश है जिसका कि परिमाण Q है, तो उस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स होगा, लिंक्ड फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Q में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1/ε0 का। ध्यान रखें यहां पर जो बिंदु आवेश है, यहां पर जो आप बिंदु आवेश देख रहे हैं, इसे हमने कहां रखा है, वायु या निर्वात में रखा है। और यदि मान लीजिए यही बिंदु आवेश कहां पर स्थित होता या पृष्ठ कहां पर स्थित होता, किसी माध्यम में स्थित होता, तो हमें यही फार्मूला इसे बदल करके हम किस रूप में लिख देते, K का हम इसमें K मींस उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता से हम क्या कर देते, भाग दे देते। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जो काम करेंगे वायु या निर्वात को मान करके ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए हमने गॉस का प्रमेय देखा, और गॉस का प्रमेय है क्या। गॉस का प्रमेय बताता है मैथमेटिकल रूप में हम जानते हैं I = Q/ε0G। इस प्रमेय को हम लोग यहाँ आज प्रूव करेंगे। तो चलिए, जैसा कि अभी हमने देखा गॉस का प्रमेय जो है हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई बंद पृष्ठ मान लें,
सपोज कि ये कोई बंद पृष्ठ है, S, और इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। हमें इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इस बंद सतह से संबद्ध कुल अभिलंबवत फ्लक्स की गणना करनी है। तो बच्चों जान लीजिए, हमेशा पूरे पार्ट में मतलब जब हम गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कम से कम 7-8 उसके एप्लीकेशंस हैं, हर बार एक ही प्रोसेस का आप उपयोग करना। सबसे पहले आप हाई की गणना करना और फिर उसके अंदर जो है 0.4Q का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, हर बार आपको क्या करना होगा, जो बंद सतह है उस बंद सतह को सबसे पहले, मान लीजिए ये कोई बंद सतह है, सर्वप्रथम आपका काम क्या होगा, उस बंद सतह को बहुत से छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। फिर इन्हीं खंडों में से कोई एक खंड, सपोज की DS की कल्पना करेंगे। तो चलिए, इसी खंड को हम यहां पर मान लेते हैं अल्प खंड है, कोई पॉइंट P है जिस पर की कोई सतह क्षेत्रफल है, सूक्ष्म सतह क्षेत्रफल है DS। पहले हम सूक्ष्म सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स की गणना कर लेंगे और फिर ऐसे दूसरा खंड भी होगा, ऐसे तीसरा खंड भी होगा, सभी खंडों से अलग अलग फ्लक्स की गणना कर लेंगे और फिर सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं एक पहली परिस्थिति में इस पॉइंट P पर कोई सूक्ष्म सतह है DS, सूक्ष्म सतह क्षेत्रफल है DS, जो कि बिंदु O से R डिस्टेंस पर है और जिसका डायरेक्शन, सपोज की ये कोई DS का डायरेक्शन है, DS एक की डायरेक्शन। तो सबसे पहले बिल्कुल अभी हमने बताया था, जब कभी भी हम फ्लक्स की गणना करें तो पहले आपको क्या देखना होगा, एकांक सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स कितना है। जैसे ही आप एकांक सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स की गणना कर लेंगे, एकांक सतह क्षेत्रफल के अभिलंबवत संबद्ध फ्लक्स मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता हो जाएगी तो उसमें आप सिंपली वे में आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे, फ्लक्स की गणना हो जाएगी। तो आपका जो बेसिक काम है, सबसे पहले कौन सा काम बचा, आपको क्या करना होगा, प्लस की बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पॉइंट चार्ज कितने हैं, Q, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R। ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी। यह है विद्युत क्षेत्र E की दिशा। सपोज की विद्युत क्षेत्र E की दिशा सदिश क्षेत्रफल पर अभिलंब DS केप से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो वेरी सिंपल, अब हम क्या कर सकते हैं, सतह, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, सतह क्षेत्रफल DS से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, एकांक सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब एकांक सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स कितना है, E है, तो DS सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, E × DS × cos थीटा। राइट, आप चाहें तो E की वैल्यू रख सकते हैं। E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × DS × cos थीटा अपॉन E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। DS cos थीटा को हम जैसा का तैसा लिख सकते हैं।
रीसेट कर दीजिए। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर मींस इस सतह क्षेत्रफल के द्वारा इस पॉइंट O पर बनाया गया घन कोण, यानी कि छोटा सतह है इसलिए हम इसे क्या नाम दे दें, डी ओमेगा। और ये जो डिस्टेंस है वो तो आपको मालूम ही है, ये डिस्टेंस कितना है, r। तो हम यहां लिख सकते हैं, यह आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये कहलाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहां पर हमने जो वैल्यू लिखी पुटअप करी हमने, डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पर पुटअप कर दी। तो ये जो आपने फ्लक्स निकाला था ये सूक्ष्म सतह क्षेत्रफल ds से संबद्ध फ्लक्स है, थोड़ा सा छोटा सा फ्लक्स है इसलिए हमने उसे क्या नाम दे दिया, d फाई की वैल्यू हमने नाम दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने क्या किया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण से हमने फ्लक्स निकाला, ऐसा ही एक दूसरी सतह ले लीजिए, उसके कारण से ऐसे ही फ्लक्स निकाल लीजिए, तीसरी सतह ले लीजिए, सभी सतहों को आप लेते जाइए और इस तरह से आप फ्लक्स निकालते चले जाइए और उन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण सतह क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स की गणना हमें मिल जाएगी। तो संपूर्ण सतह से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, इसलिए संपूर्ण सतह क्षेत्रफल से संबद्ध अभिलंबवत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जितनी सूक्ष्म सतह हैं उन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे मींस सरफेस इंटीग्रेट कर देंगे। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इस तरह से डी फाई की वैल्यू आप देख रहे हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, जो कांस्टेंट है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल दिया, बचा कौन, डी ओमेगा। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ये जो सारे डी ओमेगा का जोड़, सारे डी ओमेगा को हम जब ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बंद सतह के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घनकोण कहलाएगा। निश्चित रूप से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं किस बात को बताएगा, ये बात बताएगा डी ओमेगा का जोड़, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर होती है। फाइनली एक सेंटेंस में इस बात को कहना चाहेंगे, किसी भी बंद सतह, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बंद सतह के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित जो घनकोण है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई के बराबर होती है। तो उस परिस्थिति में हम यहाँ जो वैल्यू लिख सकते हैं फाई की, कितनी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये बताता है कि बंद सतह के अंदर कितना आवेश है, q आवेश है, और उस q आवेश से जो संबद्ध फ्लक्स है वो कितना होता है, फाई के बराबर होता है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि जो संबद्ध फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश में कितने का गुणा है, एप्सिलॉन 0 का गुणा है। ध्यान रखें ये जो पद्धति यहाँ हमने यूज की है कौन सी पद्धति है, SI पद्धति है। लेकिन किस स्थिति में है, जब बिंदु आवेश कहाँ स्थित था, वायु या निर्वात में स्थित था। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम बंद सतह को कहाँ रख दें, किसी माध्यम में रख दें, तो आपको क्या करना होगा, फ्लक्स की गणना करने के लिए q अपॉन एप्सिलॉन 0 में हमको क्या करना होगा, k का भाग दें। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्लक्स की गणना किया करें।
शायद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि गॉस का प्रमेय है क्या। गॉस का प्रमेय निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो सरफेस था उसे छोटे छोटे खंडों में बांटा। छोटे छोटे खंडों में बांटने के बाद हमने क्या किया, उस खंड से संबद्ध फ्लक्स की गणना करी और फिर संबद्ध फ्लक्स की गणना करने के पश्चात सारे सतह से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमने उसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया मतलब उसे इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली हमने देखा कि phi = Q/ε0 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट एक केस अपन लोग लेकर चलते हैं कि मान ले अब ये जो बिंदु आवेश +Q है ये कहां है। अभी यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सतह के अंदर है। इसे हम मिटा दें। इस बिंदु आवेश को अब हम कहां मान लें, एक परिस्थिति मान लेते हैं, सेकंड परिस्थिति मान लेते हैं कि जब बिंदु आवेश बंद सतह के बाहर हो। अब बाहर हो तो क्या होगा, ये जो बिंदु आवेश है जिसको कि अभी हमने कहां पर माना था, अंदर माना, अब हम उसे कहां मान लें, सतह के बाहर मान ले, कुछ इस तरह से। वहां पर हम किसी पॉइंट चार्ज को रख दें +Q। तो इस स्थिति में इस बंद सतह से संबद्ध फ्लक्स कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हम यहां पर दो ऐसे सतह हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे एक सतह आप देख ही रहे हैं, ये है सपोज की DS1 और ये दूसरी सतह आप देख रहे हैं, इस सतह को हमने नाम दे दिया DS2 और ये दोनों सतह जो हैं बिंदु O पर एक जैसा घनकोण बनाते हैं। ध्यान रखिए, बिंदु O से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो DS1 में प्रवेश करेगा और DS2 से बाहर निकलेगा। निश्चित रूप से DS1 से संबद्ध फ्लक्स कौन सा फ्लक्स कहेंगे, नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे, और DS2 से संबद्ध फ्लक्स जो होगा वह पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अब हम देखें कि इस DS1 से संबद्ध फ्लक्स है, सपोज कि d∅ है, d∅1 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितनी वैल्यू आएंगी, Q/4πε0 इस सतह क्षेत्रफल में प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/4πε0 और कितना घनकोण अंतरित कर रहा है ये, d ओमेगा। चूंकि यहां पर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है इसलिए इस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स। इसी प्रकार से सतह क्षेत्रफल DS2 से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, यहां पर हम जो फ्लक्स की गणना कर रहे हैं वो कितना कहलाएगा, d∅1, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। यहां से जो संबद्ध फ्लक्स है वो कैसा फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स को हम कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज कि d∅2 के बराबर होगी। पॉजिटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो प्लस और इसकी वैल्यू Q/4πε0 और ये भी जो है, ये सतह भी जो है बिंदु O पर एक जैसी घनकोण अंतरित कर रहा है, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, d ओमेगा। अब आप देखिएगा कि DS1 और DS2 से संबंधित जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इन दोनों फ्लक्सों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो समान है, किंतु एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। उस परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो नेट फ्लक्स होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो फाइनली हमने देखा कि जब बिंदु आवेश कहां हो, सतह के बाहर हो, तो हमने देखा कि बंद सतह से संबद्ध नेट फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। यानी कि जितना फ्लक्स सतह में प्रवेश करता है उतना ही फ्लक्स सतह से बाहर भी निकलता है।
इसके अलावा कुछ केसेस भी हम लोग मान सकते हैं। अभी हमने यहां पर क्या लिया था इसके पहले कि कोई बंद सतह थी और बंद सतह के अंदर हमने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया था। मान लो एक ही पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं बंद सतह के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप सभी पॉइंट चार्जेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था फाई इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पर अकेला पॉइंट चार्ज ना होकर के किस रूप में हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज बंद सतह के अंदर, Q1 Q2 Q3 डेज बहुत सारे चार्जेस। तो आपको क्या करेंगे, क्या करना होगा, सभी पॉइंट चार्जेस को आपस में जोड़ देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 से। इस तरह से हमने देखा कि गॉसेस प्रमेय, और उसको हमने यहां पर प्रूफ भी किया। जब हम थोड़ी देर बाद हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट बार बार हमारे सामने से होकर गुजरता है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। नाम से जैसा कि स्पष्ट है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे, ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, एक समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, एक समान हो, और उससे गुजरने वाली जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं वह कैसी हो, सतह के अभिलंबवत हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है ऐसे पृष्ठ को हम लोग कह देते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो बार बार जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम बार बार एक ही बात किया करेंगे, बार बार हमको गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, उस गॉसियन पृष्ठ का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उससे संबद्ध फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फिर हमें गॉस के प्रमेय को अप्लाई करना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे, ऐसा पृष्ठ जिसे हम, ऐसा पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली बल रेखाएं कैसी होंगी, जो कि सतह के अभिलंबवत होंगी, और साथ ही साथ उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान होती है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये जो आज की डेफिनेशन है, सबसे पहले फिर हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि ये जो थ्योरम हमने देखा गॉस का प्रमेय, ये बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेक्चर है ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय क्वेश्चन आता है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, राइट।